प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। नाज़रीन, इस वक्त मुल्की सियासत जो है वो अफरा तफरी का शिकार नज़र आ रही है और हर सियासी जमात अपने ही मसाइल में इस वक्त उलझी हुई नज़र आ रही है। अगर हम मुख्तलिफ सियासी जमातों की एक एक करके बात करें और मैं अगर MQM से शुरू करूँ तो उस वक्त वो एहतजाज पर है, भूख हड़ताल पर है। भूख हड़ताली उन्होंने कैंप लगाया हुआ है जिसमें उनके 16 जो रहनुमा हैं वो हड़ताल किए बैठे हैं, कुछ की तबीयत ख़राब हो रही है। और इस वक्त अगर MQM की सियासत को देखें तो MQM मुल्की सियासत, कौमी सियासत से किनारा कश किए हुए इख्तियार किए हुए नज़र आती है, क्योंकि वो कुछ अपने मसाइल में उलझी हुई है। उनके अपने मसाइल हैं, अपने मुतालबात हैं, अपने ग्रीवेंसेस हैं और उससे बढ़कर वो इस वक्त जो मुल्की मसाइल हैं उसमें बिल्कुल दिलचस्पी लेने की पोजीशन में नहीं है। इसी तरह से अगर हम अपोजिशन जमात पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी भी एक तरह से मुख्तलिफ तरह के दबाव का शिकार नज़र आती है। अभी हाल ही में JIT आई निसार मोराई की, जिसमें बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए गए हैं आसिफ जरदारी के हवाले से, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हवाले से, और बराह रास्त उन पर कत्ल के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं इस JIT में। और उसके अलावा आप जानते हैं डॉक्टर आसिम का मसला चल रहा है, चौधरी निसार के इल्ज़ाम हैं। तो पीपल्स पार्टी भी एक तरह से एक दिफाई पोजीशन में नज़र आती है। इसी तरह से अपोजिशन की एक और जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला यह है कि उसने एहतजाज भी करना है, लेकिन वो उस तरह से पूरा एतमाद नहीं है कि उसका ये एहतजाज सूदमंद साबित होगा, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, नुकसानदेह होगा, वो नताइज हासिल कर पाएगी या नहीं। सड़कों पर आने का फैसला ऐसा लगता है हतमी तौर पर पूरी तरह से हो नहीं पा रहा। तो PTI एक और तरह के मसले का शिकार है। बाकी रह गई हुकूमती जमात। तो हुकूमती जमात इस वक्त एक किसी हद तक हमें पुरएतमाद भी दिखाई देती है कि वो मैनेज कर लेगी इन तमाम चीज़ों को और उसको किसी दूसरी जमात से ख़तरा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि उसने परफॉर्म भी करना है, और इस वक्त जो अपोजिशन की सियासत चल रही है उसमें परफॉर्म करना भी मुश्किल नज़र आ रहा है। तो ये अगर हम मुख्तसर सा जायज़ा लें तमाम सियासी जमातों का, तो अपने अपने मसाइल में सब लोग उलझी हुई हैं तमाम सियासी जमातें, और जो असल कौमी मसाइल हैं उनका कोई हल निकल नहीं पा रहा। यही वो तमाम चीज़ें हैं जो आज हम मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के सामने रखेंगे। तो सर ब्रेक ले रहा हूँ प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते हैं और इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं और मेरे साथ रहिए। खुशामदीद कहते हैं आपको दोबारा। मेहमानों का तारुफ मैं करवाता हूँ। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। हीर सोहू साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, MQM की रहनुमा हैं और कराची से मेरे साथ मौजूद हैं, और भूख हड़ताली कैंप जो MQM का चल रहा है उसमें इस वक्त मौजूद हैं। और कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वज़ीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और नाज बलोच साहिबा PTI की रहनुमा हमें ज्वाइन कर लेंगी। मैं हीर सोहू साहिबा आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। MQM क्या इस्तीफों का हतमी फैसला कर चुकी है, सिर्फ अनाउंस करना बाकी है, या अभी फैसला ही नहीं किया MQM ने? नहीं, अभी डिस्कशन में चीज़ें हैं। यकीनन आज हम तीसरा दिन है यहाँ पे जो भूख हड़ताल पर, और बेहसी कहें हुकूमत के लोगों की कि कोई चल के नहीं आया कि क्या ग्रीवेंसेस हैं हमारे, क्यों हम यहाँ बैठे हुए हैं। और अब आपने खुद बताया कि 12 लोग, 3-4 लोग जो है ना वो हॉस्पिटल चले गए हैं। पाकिस्तान की चौथी बड़ी जमात और सिंध की दूसरी बड़ी जमात आज इस नहज पे पहुँच गई है कि वो तादम मर्ग जो है भूख हड़ताल में बैठ गई हैं। लेकिन हुकूमती इदारों के किसी भी, आज प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए, हमें उम्मीद थी कि वो शायद आपको क्या लगता है फिर कि कोई आएगा, कोई शिकवा आप कर रहे हैं, दुखों का मदावा बिल्कुल सही है। आज प्राइम मिनिस्टर गए और उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि इस हवाले से वो कुछ कहें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि MQM क्यों इतनी कमजोर पोजीशन में आ गई कि वो भूख हड़ताल पर चली गई। उनके रहनुमा जो हैं वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं भूख हड़ताल की वजह से, लेकिन कोई उनको सीरियस ही नहीं ले रहा। इतनी कमजोर पोजीशन में MQM कैसे चली गई? नहीं, कमज़ोर पोजीशन में नहीं है, लेकिन यकीनन एहतजाज, धरने, प्रेस क्लब पर मुजाहरे, हमने हर वो चीज़, इवन ऐवानों में हमने एहतजाज, मोशंस, बायकाट, हर चीज़ करके देख ली कि भाई हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमें सुना जाए। क्यों एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, क्यों सिर्फ़ और सिर्फ MQM के कारकुनान को उठाया जा रहा है, क्यों सेक्टर्स में, यूनिट में छापे मारे जा रहे हैं, क्या सिर्फ
क्रिमिनल, दहशतगर्द सिर्फ एमक्यूम है। तो यकीनन जब आपके कहीं नहीं सुनवाई हो रही है, हमें तो ऐवानों में भी नहीं सुना जा रहा, हमें तो मीडिया में भी नहीं सुना जा रहा, तो ये हम समझते थे फिर लामौला ये आखिरी ऑप्शन हमारे पास बचा है कि फिर हम यहीं बैठ के भूख हड़ताल करके अपने आप को मारें, ख़त्म करें, जब आपके पास कोई और ऑप्शन रहा ही नहीं है। तो आज हम इतने बेबस, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेबस हो गए, जब आपके इदारे आपको सुने ही नहीं, जब आपके इदारे ये महसूस नहीं करें कि एक बहसीत पाकिस्तानी तकलीफ में, एक बहसीत सिंधी तकलीफ में, एक बहसीत कराची शहरी तकलीफ में हम उनको सुने तो सही कि वो क्यों रो रहे हैं। ठीक है, उनकी तकलीफों का मदावा तो करें, कोई कमेटी बना दें। ये हुकूमती रहनुमा मेरे साथ बैठे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अब मियां साहब, अगर एमक्यूएम के शिकवे कुछ तो दुरुस्त होंगे, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए, मुनासिब ही नहीं समझा कोई एक दो जुमले उस पर बोल दें, किसी से मिल लें, या चलें वो नहीं गए, कोई और रहनुमा उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए चले जाते, कुछ तो होता? देखें, एक तो ये है कि ये सूबाई मैटर है, अगर उनको कोई शिकायत है तो यकीनन सूबाई हुकूमत से होगी, और अगर रेंजर से है तो खुल के बात करनी चाहिए उनको कि हमें क्या शिकायत है, उनको ड्रेस किया जाना चाहिए। और दूसरा, इनको भी ये ख्याल करना चाहिए ये कह कि ये हमारी आखिरी ऑप्शन है, या हमने अदारों के दरवाजे खटखटाए, या अदारों पर अदम-ए-एतमाद ये कर रहे हैं, तो भाई अपने लीडर को भी ये समझाएं जो वो बातें करते हैं अदारों के मतलब। इन्होंने तो खुद कहा था कि ऑपरेशन जो है वो फ़ौज की निगरानी में होना चाहिए, हमें कोई यकीन नहीं है कि अमन आ सके पुलिस से या दीगर कानून नाफज करने वाली अदारों से। तो अगर आज इनकी ख्वाहिश पर आया है, रेंजर आई है, तो रेंजर ने यकीनन वहाँ अमन के लिए काम भी किया है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि जब आप रेंजर के मतलब, जब आप अदारे के मतलब कुछ इस तरह की गुफ्तगू करेंगे जो कि वो कर रहे हैं इनके लीडर जो हैं, तो यकीनन फिर वहाँ से रिएक्शन होता है। उससे मैं ये कह सकता हूँ, और शायद अब हाल तो होगा ना। देखें, आपने मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात, वो पनामा इशूज़, वो मुल्क के सियासी मसाइल, वो इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो ही नहीं दे पा रही, अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही। उनके पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में, सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में मौजूद हैं, लेकिन वो अपना कोई सियासी रोल प्ले नहीं कर पा रही। उनको वोट मैंडेट मिला है बल्दियाती इंतखाबात में, उनकी हुकूमत नहीं बनने दी जा रही। बेशुमार चीज़ें तो हैं ना सर, जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। ये जो आप बल्दियात की बात करें, ये भी सूबाई मैटर है। अब अगर आप बात करते हैं कि जनाब वो तीसरे चौथे दूसरे इश्यूज़ पर बात नहीं कर सकती, वो अपने फंसे, भाई सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कराची के हवाले से, और कराची में जितनी जमातें हैं उनके जो अस्करी विंग थे उनकी निशानदेही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, और अगर किसी में ज़्यादा हैं या किसी में कम है तो यकीनन वो पकड़े जा रहे हैं। अगर किसी के ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं तो जाहिर है फिर उसका वो विंग ज़्यादा मुतहर्रिक था या ज़्यादा लोग थे उसमें। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर ये कहूँगा, एमक्यूएम, ये मेरी बहन जो बात कर रही थी या इनके कुछ और लोग भी जो हैं, सारे क्रिमिनल नहीं हैं और सब इस तरह की सोच रखने वाले नहीं हैं। जो इनको वोट देते हैं यकीनन वो भी इनकी लीडरशिप, जो चंद लोग हैं उनको देख कर नहीं देते, बल्कि जो ये उनके मसाइल की बात करते हैं, उनकी महरूमियों की को उजागर करते हैं, उनको देख कर अपना वोट तो ज़रूर पोल करते हैं। मगर किसी तौर पर भी जो इनकी अपनी अप्रोच है 2 4 5 6 लोगों की, वो यकीनन इनके वोटर की नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सूबाई मैटर है। सूबाई मैटर है तो यकीनन खुर्शीद शाह या नवीद कमर इनके भूख हड़ताली कैंप में भी गए, इनसे बात करने गए और यकीनन उनको फिर जाना चाहिए, सूबाई हुकूमत को जाना चाहिए। और अगर वफाकी हुकूमत को ये समझते हैं कि ये शिकायत जो हैं ये हम तक पहुँचाना चाहते हैं या हमारे मुतलका कोई चीज़ है, रेंजर के मुतलका कोई इनको बात करनी है, तो हम भी जाने के लिए तैयार हैं और हमें जाना चाहिए। सही, जाना चाहिए। अब मैं एक और चीज़ ज़रा हीर साहबा से पूछ लूँ, फिर नाज बलोच भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, बस उनको सेट पे बैठना है। मुझे हीर साहबा ये बताइए, आपके पास पीपल्स पार्टी के रहनुमा आए, आपने उनका शुक्रिया अदा किया, उनकी तारीफों के पुल बांध दिए, आपने उनसे ये नहीं पूछा कि जनाब आप हैं कराची ऑपरेशन के कप्तान, आपकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है, हमारे जो मसाइल हैं, ग्रीवेंसेस हैं, वो आप दूर कर सकते हैं, वो दूर कीजिए, ये खाली हमारे साथ इजहार यकजहती मत कीजिए। क्या इस नोट पर बात नहीं हुई उनसे? बिल्कुल जो है बातचीत हुई और फारूक सत्तार भाई ने डिटेल में तमाम इश्यूज़ पे डिस्कस किया कि कहाँ पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि लतीफ़ साहब ने कहा कि लीडर, मेरे ख्याल में उनको पता होना चाहिए कि लीडर जो अल्ताफ़ हुसैन भाई हैं
1 साल से मीडिया पे नहीं आ रही, 1 साल से उनकी तस्वीर नहीं दिखाई जा रही है। उसके बावजूद भी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। देखिए, आपका रिएक्शन तब आता है जब आपके खिलाफ कोई कहीं पे ज़्यादती हो रही हो। लतीफ़ साहब को शायद वो चीज़ें नज़र नहीं है कि अगर आपके घर से लाशें उठ रही हों, आपका बच्चा अगर ज़िंदा सलामत जा रहा हो और 2 दिन के बाद कोई तशद्दुद भरी लाशें मिल रही हो। देखिए, मैं आज भी कह रही हूँ कि अगर MQ में कोई क्रिमिनल है, कोई दहशतगर्द है, कोई टारगेट किलर है, उसको गिरफ्तार करें, उसको सज़ा दें। जो अदलिया ने आपके पास आईनी कानूनी तौर पे आपको हक है कि आप सज़ा दें, उम्र को की सज़ा दें, 10 साल से 15 दिन, लेकिन ये कानून बंद कर दें कि 6 महीने 2 साल 3 साल कारकुनों का लापता होना, कारकुनों की लाशें मिलना, ये सवाल निशान है। ये वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ साथ वफाक के साथ हमने रखे हैं। हमने हर वो फोरम पे रखे हैं, हमने फेडरल के साथ रखे हैं, हमने कौमी असम्बली में, अभी भी आपके सामने 2 दिन पहले कौमी असम्बली में बाकायदा एहतजाज करके टोकन बाइकाट किया है। हम सिंध असम्बली में भी करते हैं, जो फोरम है हम उन पे बाकायदा आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन मैं लतीफ़ साहब को कहूँगी कि आप पहल करें, आप बैठे कि भाई MQ की अगर रिजर्वेशन है तो कोई तो सुने कि क्यों MQ चीख रही है। आज अगर तीसरा दिन है, यहाँ पर 12 बजने वाले हैं, यहाँ पे खवातीन बैठी हुई हैं, मर्द बैठे हुए, क्यों बैठे हुए, मतलब घर बार छोड़ के, बच्चे छोड़ के, अगर हम यहाँ पे अभी तक बैठे हुए हैं तो कोई लॉजिक है, कोई रीजन है, कोई तकलीफ है जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे तो ये है। अब दूसरा साथ ही साथ आपके इल्म में होगा डेवलपमेंट जो हुई है, राव अनवार साहब भी बड़े एक्टिव आज दिखाई दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने कहा 48 लोगों की अपनी फहरिस्त तैयार कर ली है के हवाले से, जिसमें साबिक टाउन नाज़मीन भी शामिल हैं। और जाहिर है कुछ लोगों का ताल्लुक उसमें हुक्मरान जमात के साथ, जो उस वक्त हुक्मरान थी, उनका भी होगा, क्योंकि वसीम अख्तर साहब का भी उसमें नाम है और वो जेल में भी हैं। तो एक तरह से दबाव और भी MQ पे बढ़ रहा है। मजमूई तौर पर जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है? एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज बलोच साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, PTI के रहनुमा हैं, लाहौर में आज हमारे साथ मौजूद हैं, ताल्लुक इनका कराची से अगरचे। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सूबाई वजीर हैं, पीपल्स पार्टी के साथ आपका ताल्लुक है, कराची से मेरे साथ मौजूद हैं। मियाँ जावेद साहब और हीर सऊद साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। नाज साहिबा, कराची से मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया है और MQ पर हम डिस्कस कर रहे थे। कराची की जो बड़ी 2 सियासी जमातें इस वक्त हैं अददी एतबार से, पार्लियामेंट में अगर हम बात करें, दोनों एक दिफाई पोजीशन में नज़र आ रही हैं। पीपल्स पार्टी अपनी जगह, अपने मसाइल की वजह से, और MQ अपनी जगह। आप कराची में नज़र ही नहीं आ रहे, इस्लामाबाद में या दाएं बाएं आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सिंध एक तरह से डिप्राइव नहीं हो गया पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से? सिंध जो मुल्की सतह पर जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उसमें हिस्सा नहीं ले पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सिंध की एक तरीके से मैं समझती हूँ, बीइंग अ कराची आई, ये अच्छी बात है कि सिंध से भी हमेशा आपने देखा नुमाइंदगी वफाक में होती रही है और सिंध से भी हुकूमतें आती रही हैं वफाक में। प्राइम मिनिस्टर सिंध से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा रही पीपल्स पार्टी के, फिर उसके बाद 5 साल पूरे हुए, लेकिन सिंध की महरूमियाँ और सिंध के इश्यूज़ जूं के तूं हैं, वो अब तक हल नहीं हुए। तो सिंध हैज़ ऑलवेज़ बिन डिप्राइव्ड। उसमें यह कि रूरल सिंध और अर्बन सिंध का जो डिवीज़न है, उसके अंदर लोगों को तासुब और लसानियत की बुनियाद के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनकर जिस तरीके से उन्होंने काम किया और लोगों में एक वायलेंस क्रिएट की, उसका नुकसान सिंध ने और बिलखुसूस कराची ने बहुत ज़्यादा उठाया है। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही थी, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, पहले जो डिस्कशन हो रही थी, देखिए MQM का रोना ये होता है कि जी हमारे लीडर के ऊपर 1 साल से बैन है और उनकी तकरीर पे बैन है, उनको मीडिया पे आने नहीं दिया जाता। अभी जो उनके भूख हड़ताल चल रही है वो तो किसी और मौजूद है। हमारे कारकुन उठाए जा रहे हैं और मुकदमात नहीं चल रहे, लापता हो रहे हैं। मैं देखिए, मेरा ताल्लुक कराची से है, बॉर्न एंड रेज्ड इन कराची। हमने अपनी आंखों से देखा है, बचपन से पलते हुए हमने यही चीज़ें देखी हैं कि जिस बोरीबंद लाशें, भत्ताखोरी और चाइना कटिंग, ये सब किसने किया? अगर आज MQM कहे कि सॉरी हमने नहीं किया, हम तो हमारे हाथ बड़े क्लियर हैं, तो मैं तो कम से कम नहीं मानती और कराची का कोई भी शख्स इस चीज़ को नहीं मानता। मुझे बताइए, देखिए अब देखिए बल्दिया टाउन सानिया हो जाता है, कौन जिम्मेदारी कबूल करता है, कौन वजारतें एंजॉय कर रहा है, और 250 लोग जिंदा जल जाते हैं, आज तक कुछ नहीं होता। इसी तरीके से पार्कों के पार्क चाइना कटिंग में चले गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इनके ही बाबर गौरी साहब मिनिस्टर्स थे, इन्हीं के सारे बल्दियाती मिनिस्टर, इन्हीं के शिपिंग एंड पोर्ट के मिनिस्टर होते हैं, और क्या कुछ नहीं होता। नेटो का असलाह पकड़ा जाता है, क्या फिर इनके 90 में रेड होती है तो नेटो का असलाह निकलता है, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर्स निकलते हैं, ये हैवी मशीनरीज निकलती हैं। ये किस पॉलिटिकल पार्टी के हेड क्वार्टर में, हेड ऑफिस में अगर ऐसी चीजें निकलें और फिर उसके बाद ये भी
आप याद रखिए कि जब तफ्तीश होती है, जब लोग पकड़े जाते हैं, तो सौलत मिर्जा तो बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग में बता चुके हैं और उनके अलावा कई सारे लोग बता चुके हैं कि रॉ से तरबियत याफ्ता लोग कराची के अंदर सरगर्मी कर रहे हैं। किसकी पुष्टपनाही में, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की? अब जब लोग पकड़े जा रहे हैं तो लेट द ऑपरेशन वर्क, लेट द लॉ प्रिवेल इन कराची, बिकॉज इसकी बहुत जरूरत है कराची में। अगर आज एमक्यूएम कहे कि जी हमारे, देखिए हमें पता है ना कितना खौफ होता है कराची में लोगों को, एक सेक्टर कमांडर का, एक सेक्टर इंचार्ज के सामने कोई बोल नहीं पाता। ये कराची में खौफ का आलम होता था, लोग डर के मारे बोलते नहीं थे। अब तो हम पीटीआई की बदौलत लोगों ने बोलना शुरू किया और पॉलिटिकल अवेयरनेस आई, बाद में ऑपरेशंस ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव किरदार अदा किया। अब ये खौफ टूटा है कराची में, बहुत बड़ा खौफ एक था, ये खौफ टूटा है। पीपल्स पार्टी के अगर आप लेते हैं तो पीपल्स पार्टी ने कारकर्दगी नहीं दिखाई, परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, गवर्नेंस नहीं की, करप्शन के मामलात हैं, लेकिन ये जो वायलेंस फैक्टर है इसके अंदर एमक्यूएम बहुत भरपूर तरीके से मुलव्विस रहेगी। सही है, सही है। इस चीज को डिनाई तो एमक्यूएम कर नहीं सकता। राइट, नासिर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं। नासिर साहब, एमक्यूएम के साथ इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा तो पहुंचे, लेकिन उसूली तौर पर अगर उनके ग्रीवेंसेस को दुरुस्त समझती है पीपल्स पार्टी और उसी लिए इजहार यकजहती के लिए गई है, तो हुकूमत तो आप हैं और जो कैप्टन हैं इस ऑपरेशन के वो तो आप हैं, उनके एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना पीपल्स पार्टी का काम है। तो सिर्फ मुदावा कर देना या इजहार यकजहती कर देना आप समझते हैं नाकाफ़ी नहीं है? अमली तौर पर उनके जो मुतालबात हैं उसको मानना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सबको सलाम जो आपके साथ हैं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इज़हार यकजहती की, हमारे अपोजिशन लीडर खुर्शीद अहमद शाह साहब वहाँ पे आए और नवीद कमर जो पार्लिमानी लीडर हैं, और उन्होंने आके उनसे बात की। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट के पास था, आपने देखा कि कल ही चीफ मिनिस्टर साहब ने, जो बेगुनाह बिल्कुल लोग थे, 6 या कुछ उससे ज़्यादा, उन सबको छुड़ा लिया गया। लेकिन जो लोग केसेस में हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनके ऊपर जाहिर है उनको हम लोग नहीं छोड़ सकते या छुड़ा सकते। आपका मुतालबा ठीक नहीं है, आप फिर मत जाएं उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए। आप देखें, आपका मुतालबा ठीक नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। देखें, वो सुन लें, वो पॉलिटिकल पार्टी है, मैंडेट है उसके पास शहरी इलाके का एमक्यूएम के पास, और जाहिर है इसलिए उनका हमें एहतराम भी है उस मैंडेट का जो आवाम ने उनको दिया है। सही, अच्छा लेकिन मसला ये है कि 8 जब महीने हो गए उनको इलेक्शन जीते हुए, आपने उनका मेयर बनने नहीं दिया। आप ये कैसा एहतराम है उनके मैंडेट का सर? नहीं, तो फिर आप ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल देखें, आप असदुल्ला खान साहब, आप जैसे सीनियर आदमी इस तरह की बात करें। सर सवाल मसला ये है कि जो मेयर नहीं देखिए, कोर्ट्स की वजह से स्टे हुए, इलेक्शन कमीशन की नाअहली की वजह से ये सारा डिले हुआ इलेक्शन। हमने तो कभी कोई रुकावट नहीं डाली। मेयर जाहिर है उनके पास मैंडेट है, उन्हीं का आएगा। उन्होंने फैसला किया है वसीम अख्तर साहब के लिए, हम उन्हें वेलकम करते हैं। लेकिन जी बिल्कुल आएगा 24 को इंशाल्लाह, अगर कोई और आसमानी सुल्तानी नहीं आती तो ये 24 को वो मेयर हो जाएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, मैंने पहले प्रोग्राम आपका नहीं देखा, कुछ बातें मैंने नहीं सुनी, मैं रास्ते में था, लेकिन असल चीज़ ये है कि मैं एमक्यूएम से रिक्वेस्ट करूंगा, उनके कायदीन से, उनके रहनुमाओं से, कि वो जो भी अगर लोग मुलविस हैं कुछ इस तरह की कामों में, जैसे ये आ रहा है फैक्ट्री जो जलाई गई जिसमें बहुत से लोगों की जानें गई, उनको बिल्कुल पेश कर दिया जाए, कोर्ट करेंगी। अगर वो बेगुनाह है तो छोड़ दिए जाएंगे, और अगर वो गुनाहगार हैं तो उनको वो बिल्कुल शेल्टर ना दें। इसी तरह और बहुत सारे इदारे हैं, जिस तरह अभी हमारी बहन बात कर रही थी, सानिया आपको बता रही थी, नाज बलोच की जो हमारी बहन है नाज बलोच साहब, जो आपको बता रही थी कि जाहिर है इस तरह के हालात कराची में रहे हैं। आपने देखा कि ये जो ऑपरेशन हुआ जिसमें रेंजर्स ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और सिंध पुलिस ने भी, उससे बहुत ज्यादा अमन हुआ। ठीक है, सही है, इसी वजह से आज कराची के हालात बहुत बेहतर ठीक है। लेकिन मैं जरा हीर साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। हीर साहबा, आपने अब दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है, पीटीआई की भी और नासिर हुसैन साहब भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बेगुनाह थे छोड़ दिए गए और जो बेगुनाह हैं वो छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन जिन पर केसेस हैं, जिनके नाम हैं बड़े बड़े मुकदमात में,
कत्ल के मुकदमात में, बेशुमार चीजों में उनको आप कोर्ट का सामना करना चाहिए, तो आपके एहतजाज को कुल्लियतन वो दुरुस्त नहीं समझते। और फिर पीटीआई का मौक़िफ़, उसका भी मैं चाहूंगा आप रिस्पॉन्ड कर दें। उन्होंने कहा कि खौफ व हिरास की फिजा थी कराची में, हमेशा से रही है। अब जाहिर है उसमें अगर 12 मई में 45 लोग मरे तो उन बेचारों के खानदानों के पास तो हीर साहबा ये भी ऑप्शन नहीं था कि वो भूख हड़ताली कैंप ही लगा लेते जैसे कि आप लगाकर बैठे हैं। तो फिर इंसाफ होने दीजिए, इदारों को अपना काम करने दीजिए। असदुल्ला साहब, एक तो मैं मेरी बहन नाज का जवाब दूंगी कि कराची में इतना खौफ रहा माशाल्लाह। मेरे ख्याल में इसकी वजह शायद कराची छोड़ के लाहौर शिफ्ट हो गई हैं। कराची शहर 2.5 करोड़ की आबादी है, उस पर बैठ के बात करना बहुत आसान है, लेकिन उसकी इश्यूज़ पे, उसकी प्रॉब्लम्स पे कोई बात नहीं करता। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट कोई बात नहीं करता। मैं चाहूंगी कि उन चीज़ों को भी अगर उठाया जाए तो सही है, उसको हम उठा लेंगे किसी और प्रोग्राम में। लेकिन आज चूंकि हमारा जिन्होंने जनरल इलेक्शन में, मेरे ख्याल में मतलब भाई जिन्होंने जनरल इलेक्शन में 8 लाख वोट लिए, वो लोकल गवर्नमेंट में जो है ना 50,000 से फिर जो ज़मीनी इलेक्शन है 5,000 तक आ गई। तो वो इनकी कारकर्दगी है जो इनके सामने है। लेकिन बहरहाल उनका अपना मौक़िफ़ है। मैं नासिर भाई को भी कहूँगी, नासिर शाह भाई ने कहा कि रेंजर, नो डाउट रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, कर रही है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इतना अच्छा ऑपरेशन है तो उसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया जा रहा, उसको सिंध में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा ऑपरेशन चल रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, तो जो चोर, जो डाकू, जो बताखोर, जो लाड़काना में, खैरपुर में, शिकारपुर में छुप जाते हैं, उनको भी आप मौका दें ताकि हमें पता चले कि ये ऑपरेशन किसी मखसूस पार्टी के लिए, मखसूस ग्रुप के लिए नहीं, अक्रॉस दी बोर्ड ऑपरेशन हो रहा है, पूरी सिंध में हो रहा है। होने दें, आप करें, मैं वेलकम कर रही हूँ कि बहुत अच्छा ऑपरेशन है। आपको सिर्फ लाड़काना में गए तो आपका जो होम मिनिस्टर जाके बैठ गया, लोगों को छुड़ा के लेकर आ गया। तो बातें करना बहुत आसान है, ना कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। मिनिस्टर हैं, आप वेलकम करें कि बहुत अच्छा, मैं खुद कह रही हूँ अच्छा करें ऑपरेशन, आप सिंध में लेके जाएं, उन तमाम चोरों को, डाकों को पकड़वाएं जो खुद रेंजर्स ये कहती है कि कुछ अच्छा है, ऑपरेशन ठीक हुआ है, इसके फायदे हुए हैं, तो फिर भूख हड़ताली कैंप का मकसद क्या है? ईर साहबा, ये भूख हड़ताली कैंप का मकसद क्या है? हमारा यही, देखिए असदुल्ला भाई, हमारा जितने भी लोग कायदीन बैठ के बात करते हैं कि हमारे रिजर्वेशन हैं, उनको सुने, कोई तो बैठे। अगर 10 चीज़ें अच्छी करें तो 2 चीज़ें अगर कहीं पे गलती ज्यादती हो रही है मेरे साथ, मेरे कारकुनों के साथ, तो कोई तो सुने। कि अगर एक माँ रो रही है, चीख रही है कि मेरा बच्चा जो है वो 1 साल से गुम है, लापता है, तो कोई तो उसको सुने। अगर एक माँ का, एक बहन का, एक शोहर जो उसका शोहर है, उसकी तशद्दुदी लाश मिल रही है, तो कोई तो उसको ऑन करे कि किसने उसको तशद्दुद किया, पुलिस ने किया, रेंजर्स ने किया, या किसी और इदारे ने किया। सही है, साथ रहिएगा। तो उन चीजों को ऑन करें कि हम जो जिन पे रिजर्वेशन है उसको तो कोई सुने। राइट मियां साहब, ऐसा लगता है कि इस सारी सूरत हाल का पीएमएलएन फायदा उठा रही है, तमाशा देख रही है कि चलें एमक्यूएम अगर दबाव में है, मुश्किल में है, हमारी तरफ नहीं आ रही, हम बचे हुए हैं। अगर पीपल्स पार्टी पर किसी तरह से निसार मुराई पर जेआईटी आ गई है, चौधरी निसार साहब ने कुछ स्टेटमेंट दे दिए हैं, वो अपने मसाइल में उलझे हैं, टेबल टॉक पर जब आएंगे तो हमारी पोजीशन, बार्गेन पोजीशन बेहतर होगी। ऐसा लग रहा है कि पीएमएलएन का उठा रही है कि चलें पनामा से बचे हुए हैं, खाली पीटे मैदान में रह जाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी। यार असदुल्ला खान, ये आपका तजिया है या आप इख्तिलाफ कीजिए आप। मेरी गुजारिश है, सियासी जमात और प्रेशर ग्रुप में फ़र्क होता है। आप जो पीपल्स एमक्यूएम की सियासत है वहाँ, वो ठीक है, लोग उनको वोट देते हैं, वो उनके मसाइल को उजागर करते हैं, उनकी महरूमियों को भी उजागर करते हैं और उनको कैश करवाते हैं, वोट लेते हैं। मगर अच्छा लीडर वो होता है जो वसाइल में रहते हुए उसका हल दे, मसाइल का हल दे। ये नहीं कि आप महरूमियों को उजागर करो और फिर कहाँ तक पहुँचो। ये भी क्या हाल है एमक्यूएम के पास? क्या इस वक्त क्या हाल है? आप कह रहे हैं ना कि अच्छा लीडर वो होता है, आप अपने लीडर की भी बात साथ में कर रहे हैं, मगर मैं इस वक्त एक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, इसमें वो क्या करेंगे कन्विंस कर पाए आपको कि जनाब आए हमारे साथ बैठे, हमारे मसाइल सुने। नहीं, मेरी बात, उनका शिकवा मुसलसल ये है ना कि आप हमें सुन ही नहीं रहे। असदुल्ला खान, अगर मेरी बात आप मुकम्मल होने दें तो मेरा आपका सवाल का जवाब मिल जाए। मैं सिर्फ एमक्यूएम के मुतल्लिक नहीं कह रहा, मैं पीटीआई के मुतल्लिक भी कह रहा हूँ। आप देखें ना कि आप जब अदारों को दबाव में ला के अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसले लेने की कोशिश करोगे। अब देखें ना, एक तरफ एमक्यूएम कह रही है कि हम वेलकम करते हैं रेंजर के ऑपरेशन का, इससे अमन आया है। भाई, इससे अगर अमन आया है तो आपको शिकायत क्या है?
शिकायत ये है कि अमन क्यों आया है? अगर शिकायत ये है तो ये आपका तर्ज अमल गलत है। और अगर आपको ये शिकायत है कि हमारे बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया है, उसकी आप निशानदेही करें, बैठ के बात करें, कोई कोर्ट है आप उसमें चले जाएं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप असम्बली में आके कहें कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, किसी चौक में बैठ के करें, हम मुजाहरा कर रहे हैं। मैं यही पीटीआई का मुझे शिकवा है, शिकायत है कि अगर इलेक्शन कमीशन नोटिस करता है प्राइम मिनिस्टर को तो फिर आप खुश होते हैं कि ये नोटिस कर दिया गया, तो फिर आप उसके फैसले को भी माने। कल अगर फैसला मेरे हक में आता है तो वो आपको मानना चाहिए, अगर आपके हक में आता है तो मुझे मानना चाहिए। अगर आप अपने आप अदारों पर एतमाद नहीं करेंगे, उनको मजबूत किस तरह होंगे? इसी तरह होंगे ना कि उनकी कोई सुकम है, कोई खामियां हैं, तो वो बैठ के दूर की जाए, ना कि ये आप करें कि आप वहाँ चढ़ाई कर दें, उन पर कब्जा शुरू कर दें। इस तरह ये नहीं कि रियासत नहीं चलती कम अज़ कम। और ना ये निज़ाम, अगर हम निज़ाम की बात करते हैं तो कोई ये समझता है कि शायद जमहूरियत की बात इसलिए करते हैं कि हुकूमत बचाना चाहते हैं। भाई ये निज़ाम को बचाना चाहते हैं। निज़ाम क्या है? दुनिया में सैकड़ों साल लोगों ने अरकरेजी की और इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर इंसान की फलाह के लिए दुनिया में अगर कोई काम बेहतर तरीके से किया जा सकता है तो इस निज़ाम में रहते हुए किया जा सकता है। हम इसी निज़ाम को बचाना चाहते हैं, मगर इस निज़ाम में रहते हुए बेशुमार तो कह चुके हैं ना कि निज़ाम को खतरा जो है वो खुद हुकूमत से है, यही हमसे नहीं है। अच्छा, मैं यही उनकी खिदमत में भी ये गुजारिश करूँगा कि आप रेफरेंस लेकर आ रहे हैं, आप लेकर भी आए, लेकर आ भी रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहते हैं, आपने स्पीकर को भी रेफरेंस दायर कर दिया, तो किसी जगह रुक जाए ना यार। ये तो कोई तरीका नहीं है, एक हाथ में लठ पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ वो नीचे दिया हुआ है कि ये मेरा फैसला। ये नहीं होता। मैं ये कहता हूँ, अगर आप इलेक्शन कमीशन के फैसले को मानते हो आओ, अगर आप कोर्ट के फैसले को मानते हो आओ, अगर आप स्पीकर के फैसले को नहीं मानना चाहते ना मानो, दूसरे फोरम पर आ जाओ। मगर खुदा के लिए आज पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा हुआ है, और ये मैं जो बात कहने लगा हूँ, लोग कहते हैं जी हमेशा यही बात होती है, हुकूमत कहती है मुल्क जो है वो भंवर में फंसा हुआ है। भाई बात ये है कि आपका सी पैक जो है, आपका ग्वादर बंदरगाह जो है, आपके लगने वाले बिजली के कारखाने जो हैं, ये पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं है। तो आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का साथ दे रही है? ना असदुल्ला खान एहतजाज करके। ना मेरी यार सुन लें, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता कि ये किसी गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं उनको मदद मिल रही है। इनकी खिदमत में ये गुजारिश जरूर करना चाहता हूँ कि इस इंतशार से फायदा जो है, ठीक है, वो मुखालिफ को सही है। अच्छा, मुझे अब ना साहब ये बता दीजिए कि कितना कैलकुलेट किया है पीटीआई ने इस मरतबा? पिछली दफ़ा आपकी कैलकुलेशन थी कि जनाब बस गया ही गया सिस्टम, हुकूमत घर जाएगी, बड़ी कॉन्फिडेंट थी। इस मरतबा तो आप उतने कॉन्फिडेंट भी नहीं है, तो क्या कैलकुलेट करके आप आ रहे हैं? क्योंकि लग ये रहा है कि शायद पूरी तरह से आप फैसला भी नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। देखिए, पीटीआई तमाम दरवाजे खटखटा रही है, चाहे वो क्यों, बिकॉज एज वी आर अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी एंड वी बिलीव इन कंप्लीट डेमोक्रेसी, हम अवाम की ताकत को सबसे बड़ी कुव्वत अपनी जानते हैं। हम समझते हैं कि जब तक अवाम हमारे साथ है, हम अवाम के नुमाइंदगान हैं। तो स्ट्रीट पावर शो करना हर पॉलिटिकल पार्टी का डेमोक्रेटिक राइट है, उससे हमें कोई भी नहीं रोक सकता। जब हमारे फैसले जो है वो उनमें इतनी आप देख रहे हैं कि प्रोलॉन्ग हुए जा रहे हैं, नुकसान होगा। देखें, फायदा हमें ना इमरान खान साहब, क्योंकि आपको फायदा आपके बकौल, अगर आपको फायदा होगा तो आवाम को फायदा होगा। एग्जैक्टली, हमारा फायदा इमरान खान का जाती फायदा नहीं है, पीटीआई की किसी एक शख्स का जाती फायदा नहीं है, आवाम को फायदा होगा या नुकसान होगा। देखिए, बिल्कुल फायदा होगा कौम को। क्यों? आपने देखा कि पनामा पेपर्स के ऊपर दुनिया भर में जिन जिन के नाम आए, तमाम मुल्कों के सदूर मुस्ताफी हो गए, या उन्होंने अपने आप को, इस मूवमेंट की वजह से जो कौमी नौयत के बड़े बड़े मंसूबे हैं उसको नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, मुझे बताइए, नंदीपुर को हमने नुकसान पहुंचाया, यह हुकूमत ने नुकसान पहुंचाया? इश्तहार, बड़े बड़े इश्तहार देके अखबारों के और चैनलों के मुंह बंद कराने की अगर सियासत इन्होंने करनी है तो वो इनको मुबारक हो, बट दैट्स नॉट डेमोक्रेसी। कौम के टैक्स पेयर के पैसों से आप बड़े बड़े मियां साहब के इश्तहार देते जाएं, मियां साहब के बड़े बड़े इश्तहार देकर, मियां साहब के बड़े बड़े इश्तहार देकर, ना साहब ये तो आप बराह रास्त हम पर इल्जाम लगा रही है, जितनी तनकीद हम करते हैं। अभी मियां साहब कह रहे थे कि आप लोग हम पे तनकीद करते हैं, अभी आप मुझे कह रहे थे कि आप पीटीआई के लगते हैं।
मैं आपको अब ना साहब कह रहे हैं कि हम स्टार लेकर अपना मुंह बंद कर बड़े बड़े स्टार कौम के टैक्स के पैसों से दिए जा रहे हैं, कौम के टैक्स के पैसों से आप कौन से पूछ के स्टार दे रहे हैं? मेरी बात मुकम्मल होने देना। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, जहां तक इलेक्शन कमीशन की इन्होंने बात की, इलेक्शन कमीशन कोई एक दफा बोल चुका है, चारों हल्के खोले, क्या निकला? धांधली निकली ना उसमें से। आपने देखा बोगस वोट निकले, 75 हजार वोट अनवेरिफाइड नॉन वेरिफाइड वोट निकले। थोड़ी सी कहीं और निकल गई है। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, नहीं मेरी बात मुकम्मल करने दें। जब रीपोल्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि 2000 वोट से आपका फर्क आता है, वो भी पूरी मशीनरी लगा के लाहौर में। ये सारी चीजें, उसके बाद मुझे बताइए आप कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म कह लीजिए। मेरे सवाल है ना, मुझे ये बताइए कौन सा इलेक्टोरल रिफॉर्म, क्या आप 2018 के इलेक्शन इसी निजाम के थ्रू करना चाहते हैं? ये मैं गुजारिश करूंगा कि देखें, अगर हम पे इल्ज़ाम है ना, कोई पनामा पेपर के हवाले से कोई और बात करता है, ये बात बड़ी अच्छी होती कि इमरान खान साहब अपने राइट लेफ्ट जिनका नाम है उनको अलग करते और ये कहते कि भाई हमने, और उनका अपना भी नाम है, अगर वो अलग करके कहते तो लोग शायद ये समझते कि करप्शन के खिलाफ ये संजीदा हैं। मगर आज एक सेकंड यार, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, बात तो सुन लेना, बात सुन लो। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये बात इस तरह करते तो लोग इनको संजीदा समझते, मगर इनका हदफ जो है वो है नवाज शरीफ, इसलिए लोग बाहर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? मैंने इसलिए ये बात की थी कि लोग समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ को हटा के इनका टारगेट है 2018 का इलेक्शन, इनका टारगेट है कि ये पाकिस्तान के जो मंसूबे मैंने गिनवाए हैं ये, अच्छा अगर पाकिस्तान एक सेकंड के लिए अगर आप पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें भी उनको रोकना चाहती हैं और आप किसी वजह से उसको रोकना चाहते हो, तो आप में और उनमें फर्क क्या है? सही है, तो आपने कह दिया। पहले मैं एक मुख्तसर ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद जरा मैं नासिर हुसैन साहब से पूछता हूँ कि दबाव ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर भी है। JIT आई निसार मोराई की और बड़ी खौफनाक किस्म की वो JIT सामने आई है। मुझे पता है नासिर हुसैन साहब शायद उस पर कहेंगे कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन बहरहाल वो इंकिशाफात तो हैं। तो क्या इस दबाव की वजह से पीपल्स पार्टी खामोशी इख्तियार किए हुए और PTI का हिस्सा नहीं बन पा रही? एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मैंने जो प्रोग्राम शुरू किया था तो मैंने कहा था कि मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने मसाइल में उलझी हुई हैं और PTI के अलावा कोई भी सियासी जमात इस पोजीशन में नज़र नहीं आती कि वो हुकूमत पर दबाव बढ़ाए, और PTI खुद अकेली इस पोजीशन में भी शायद नहीं है कि वो बाकी सियासी जमातों की मदद के बगैर हुकूमत पर वो दबाव बढ़ा सके कि अपने मुतालबात पूरे करवा ले पनामा पेपर्स के हवाले से। अब नासिर हुसैन साहब से मेरा सवाल ये है सर कि आप पर मुख्तलिफ कुछ अरसे के बाद जो आपके मुख्तलिफ पोलिटिकल जो फिगर्स हैं उनके ऊपर जो इल्ज़ामात सामने आते हैं, अब निसार मोराई की जो JIT सामने आ गई जिसमें उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ज़रिए से मुझे कहकर कत्ल करवाया सजाद हुसैन को, और उन्होंने एतराफ़ कर लिया, और इसके साथ साथ उन्होंने और कई चीज़ें के फिशरीज का चेयरमैन मुझे लगाया गया, मैंने उसके लिए फरियाल तारपुर को 50 लाख रुपए रिश्वत दी। अब इस तरह की और भी होशरुबा इंकिशाफात है। सर, इन चीज़ों की वजह से क्या पीपल्स पार्टी दबाव में है कि वो हुकूमत के खिलाफ वो कैंपेन या वो वाली मुहिम लॉन्च नहीं कर पा रही जो वो 2 महीने पहले कह रही थी कि हम करेंगे? देखें, इसमें कोई भी सदाकत नहीं है, और ये जो JIT है इसकी तो कोई भी कानूनी हैसियत तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर अभी कुछ दिन पहले कल उज़ैर की चल रही थी, तो ये देखा जाए कि जो कोर्ट में जमा कराई गई है वो JIT क्या है, और ये जो पता नहीं कौन सी लीक्स कह लें, कोई विकी लीक्स कहते थे, कोई ये जो पनामा लीक्स, अब इनको कोई JIT लीक्स कह लें, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पेपर वो होता है जो कोर्ट में, लेकिन इसकी वजह से टेबल पर बैठकर ऑपोजिशन पार्टी की जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो तो बेहतर हो जाती है ना, क्योंकि खबरें बेशुमार आई हैं कि जरदारी साहब ने अब कह दिया, एक पैगाम भिजवाया कि जनाब अब ये आप फायरिंग बंद करें, हम भी फायरिंग बंद करते हैं। तो ये वाली फिर दिफाई पोजीशन में तो जाना पड़ता है। ऐसा कोई ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, और हम लोग फेस करते आ रहे हैं। जरदारी साहब ये जिस मुकदमे की आप बात कर रहे हैं, इनको काफी अरसा पहले वो फेस कर चुके हैं कोर्टों में। वो 8-9 साल तो जेल में रहे हैं, और सब जो मुखालिफ गवर्नमेंट्स थी उन्होंने सब कुछ कर लिया,
कोर्टों ने उनको बरी किया है, अब फिर वही पुरानी कहानी नई वही बना के पेश की जा रही है। इसमें कोई सदाकत नहीं है और हम लोग ये प्रेशर जो है ये भुगत चुके हैं। ये जब से हुकूमत से पहले भी और जब वफाक में भी हुकूमत थी तब भी आपके सामने तो है। सर क्या वजह है फिर पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली फैसला नहीं कर पा रही कि उसने पैनामा पेपर्स के हवाले से क्या करना है? पीपल्स पार्टी खामोश है, फैसला नहीं कर पा रही। देखें वाज़ेह फैसला किया है असद भाई, क्या वाज़ेह फैसला है कि हम लोग उस पर एहतजाज करेंगे, लेकिन अपना हमारा तरीका है। हम लोग ट्रैप नहीं होते। बड़ी माजरत के साथ मैं तो समझता हूं कि पीटीआई जो है वो ट्रैप हुई है। उनको बड़ा अच्छा मौका मिला था कि वो केपीके में परफॉर्म करते, और जब ये 2018 के इलेक्शन आते तो पूरे पाकिस्तान का अवाम कहता कि जी वो देखें केपीके में क्या उन्होंने कर दिया है, और सब उनको वोट देते। ये साजिशें जो होती हैं जो फिर 10-10 साल के लिए। जी यही आप सिंध में कर कह रहे हैं? यही सर आप सिंध में कर लेते हैं? हम लोग सिंध में बिल्कुल हम लोग देखें सिंध में हम लोग काम कर रहे हैं। ये एक परसेप्शन और एक ये मीडिया ट्रायल चलता है जिसमें बताया जाता है कि जी सिंध में पीपुल्स पार्टी बड़ी कमजोर है, कोई काम नहीं होता। अगर इस तरह की बात होती सर, मैं अभी तो पिछले मेरे हफ्ते भाई मैंने कराची पूरा कचरे का ढेर बना हुआ, मैंने खुद देखा सर, मैंने खुद देखा कराची कचरे का ढेर बना हुआ है सर। मैं अरे सुन ले, कचरे बिल्कुल कचरा आपको नजर आएगा कुछ जगहों पे, छोटी सी बात है, बड़ी बात है, सफाई होनी चाहिए। मैं इनको डिफेंड नहीं करता, जहां पे कोताही है वो बेहतर होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का परसेप्शन, जिस तरह की तस्वीर कशी की जाती है ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ये बात होती तो इम्तियाज शेख साहब जो वफाकी वजीर का दर्जा रखते हैं वो रात पीपुल्स पार्टी में शामिल ना होते, और बहुत से लोग पीपुल्स पार्टी में आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पीपुल्स पार्टी काम कर रही है। ठीक है सर, सही है। मैं जरा हीर साहब का जाना चाह रहा था, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देखें अभी मेरे भाई जो है हीर हमारी कर रहे थे कि ये पता नहीं कौन सी विकी लीक्स है, पनामा लीक्स है, वहाँ ये तो इल्ज़ामात हैं। तो यही तो हम रोना रोते हैं कि भाई आप इन चीज़ों पे इल्ज़ामात को तो आप पकड़ते हो, हकायक जो हैं उनको आप जुटलाने की कोशिश करते हो। आप बात करते हो कि 8 साल वो जरदारी साहब जो हैं वो जेल में रहे, तो भाई हमारा भी तो एहतसाब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ ना। उन्होंने उस वक्त अगर एहतसाब किया तो क्या हम उनके साथ मिले हुए थे? आपने तो मुकदमात का खैर सामना ही नहीं किया ना, आप तो चले गए ना सर। मेरी यार सुनो ना, उन्होंने तो मुकदमात का सामना किया, वो तो कह सकते हैं हमने सामना किया। आप तो चले गए सर, फिर एनआरओ करके वापस आ गए। सुन लो, यही मॉडल टाउन वाला जो घर था, इस पर किसने कब्जा किया? यही FBI थी, यही नैब था जिसने क्लीन चिट दिया नवाज शरीफ फैमिली को। क्या उस वक्त भी इनसे मिले हुए थे? ये असर सर, ये तो आप हुदैबिया वगैरह के पेपर खत्म हुए सर। अब नहीं भाई, जब इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में आगे सारे पेपर खत्म हुए हैं। ये कोर्ट का फैसला आया 2005 में, नैब का फैसला आया 2003 में। आप किस तरह बात कर रहे हैं? ये आज की जो बातें कर रहे हैं ये तो अपील में गए हुए थे जो आज फैसले आ रहे हैं। इसलिए ये मैं कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता किसी पॉलिटिकल फिगर को, किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को, खुदा के लिए जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं। बड़ी अच्छी बात की पीपल्स पार्टी के मेरे भाई ने कि परफॉर्म करें PTI वाले खैबर पख्तूनख्वा में, ये सिंध में करें, हम पंजाब में वफाक में करते हैं। मुझे 2018 में लोग फैसला कर लेंगे। सर जवाब देते हैं, फिर मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। मुझे ये बता दीजिए, पिछले 3 साल में ऑपोजिशन की सियासी जमातें नहीं करवा पाई जो वो करना चाह रही थी। आप किसी ना किसी तरह से हुकूमत बचाने में कामयाब तो हुए हैं, आप सिर्फ हुकूमत बचा पाए हैं, हुकूमत चला नहीं पा रहे। ये तासुर दुरुस्त है सर? ये बात आप सही कह रहे हैं इस सेंस से कि हम जो कुछ करना चाहते थे, अगर वो हमें आज़ादी से करने दिया जाता, ये धरनों से, एहतजाज से हमारी जान छूटती, तो ये टाइम जो आज हम बातें बैठ के कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि 2018 आने दो, शायद हम 2016-17 में ये चीज़ें दिखा रहे होते। जो लेट हुई, जिस तरह मैं चीन की बात करूँगा, उनकी इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा, या इस जो आज का जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान का जो बंदा है या दुनिया के जो लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाहते थे, वो आपके इस एहतजाज या इन धरनों की वजह से वो रुक जाते हैं। और एक इन्वेस्टर जो होता है ना, वो इसी तरह होता है कि किसी जगह कोई पटाखा चल जाए तो जिस तरह वहाँ का आए हुए वो जानवर, चिड़िया उड़ जाती है, इसी तरह अगर किसी जगह किसी रियासत में हालात सही ना हो तो कोई इन्वेस्टर वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करता। हीर साहब, मुझे ये बताएं, आपने शुरू में बड़ी तफसील से बात की और आपने कहा
कि हमारा कोई हमारे शिकवे सुनने को भी तैयार नहीं है, कोई आए हमारे पास बैठे तो। अब ये पिछले 3-4 दिन में नहीं हुआ, आपके कुछ लोग भूख हड़ताल की वजह से हॉस्पिटल भी चले गए। अब इसका इम्कान मुझे ज़ाती तौर पर आने वाले दिनों में भी लग नहीं रहा कि कोई हुकूमत की तरफ से आकर आपके साथ बैठेगा और आपके मुतालबा सुनेगा। तो क्या करेंगे आप? आपके पास हल क्या है? आप तो एक तरह से सियासी मामला से अलग थलग नजर आ रहे हैं। देखिए असदुल्ला भाई, ये कराची जो है MQM जो है वो करोड़ों वोटर्स हैं। कराची, हैदराबाद, सक्खर, नाशद, करासिन के तमाम जो शहरी इलाके, तो यकीनन वो वोटर ज़रूर सोचेगा कि MQM के साथ जो ज़्यादती हो रही है, दीवार से लगाया जा रहा है, वो महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं पे MQM को दीवार से लगाया जा रहा है। वो यकीन में तब्दील हो जाएगा कि वाकई में कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मिडिल क्लास की सियासत हो, मिडिल क्लास के लोग ऐवानों में जाएं, मिडिल क्लास के लोग मिडिल आवाम के मसाइल को उन ऐवानों में उजागर करें। तो ये जब हो जाएगा, यकीनन हम आज बैठे हुए 4 दिन 6 दिन जितनी ताकत होगी, और इंशाल्लाह ये लाइन कारकुनों की आज 8 बैठे हुए, कल आपको 15 नजर आएंगे, परसों 20 आएंगे। लेकिन ये कारकुनों की लंबी लाइन है जो बैठती जाएगी। खत्म हो गया है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका। शुक्रिया नासिर हुसैन साहब, आपका भी शुक्रिया। जावेद लतीफ़ साहब, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। नासिर साहब, आपका शुक्रिया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। थीसिस मेरा ये था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त अपने अपने मसाइल में इस तरह से उलझी हुई हैं कि अगर वो ये चाहती भी हैं कि हुकूमत का एहतसाब हो पनामा पेपर्स पर, तो वो इस पोजीशन में नहीं है शायद कि वो ये कर पाएँ PTI के अलावा। और PTI भी तनहा शायद इस पोजीशन में नजर नहीं आ रही, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर पीपल्स पार्टी का इस्तीफा आसरा उसको लग रहा था, वो भी नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में ये सियासी जो सूरत हाल है और हुकूमत के एहतसाब के हवाले से खास तौर पर इसका मुस्तकबिल कोई ज़्यादा पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रोशन दिखाई नहीं देता। ये आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे इस प्रोग्राम से ज़्यादा